बिहार। बिहार का नाम सुनते से ही आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? गंदगी, गरीबी, ओवर पॉपुलेशन, क्राइम। देश के ज़्यादातर लोग बिहार के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। एक बिहारी 100 बीमारी, मारकाट, गोली बंदूक, गंदगी करना, इधर उधर थूक देना, गाली गलौज करना। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। क्यों? क्योंकि क्राइम, क्रिमिनलिटी इतनी ज्यादा है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। बिहार इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड, बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत जरूरी है, मोर देन दिल्ली। लेकिन एक समय पर बिहार ऐसा नहीं हुआ करता था। बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की जमीन, कौटिल्य की धरती, जिस स्टेट से एंशिएंट भारत की सबसे बड़ी और प्रॉस्परस एम्पायर बनी थी, जिसने ओरिजिनल अखंड भारत बनाया था, जो स्टेट इंडिया की गोल्डन एज का गढ़ था, उसको आज क्या हो गया है? लोग आज उसी बिहार को किस नज़र से देखते हैं? इवन दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में तो बिहारी वर्ड को गाली के रूप में यूज किया जाता है ना बिहारी। और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। क्राइम और करप्शन फैला हुआ है, न कोई नौकरी है, न कोई इंडस्ट्री है। हर साल लाखों लोग बिहार छोड़कर भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं नौकरियां ढूंढने। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु के अंदर पीटा गया। A huge political storm has erupted in Tamil Nadu over alleged ill treatment of migrant workers from Bihar. तमिलनाडु ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में बिहारी लोगों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। ये डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ चुका है कि विकिपीडिया पर एंटी बिहारी सेंटीमेंट के ऊपर पूरा एक पेज है। लास्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5% है। पर आखिर लोगों के मन में अपने ही देश के कुछ लोगों के लिए इतना हेट क्यों है? बिहार की ये दुर्गति हुई कैसे और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या खुद बिहार के लोग? जानेंगे आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। Bihar's new agriculture minister and RJD MLA Sudhakar Singh, who recently flagged the issue of corruption in his own department, has stepped down. ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। Issued arrest warrants against the former Bihar School Examination Board chairman Lalkeshwar Singh. ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं। जो अगले 15 सालों में हुआ, that man has ruined entire generation of बिहार। लालू क्या करते थे? कुर्सी पे बैठ के पाँव टेबल पे रखते थे और पाँव के सामने ब्यूरोक्रेट्स कैसे खड़े रखते थे। मतलब सारे ये IAS खड़े रहते थे। जो पान का पीक दान होता है वो उठा के उनको देते थे। 59 मैसेकर्स, जातीय हिंसा। बिहार हमेशा से इतना पिछड़ा और गरीब नहीं हुआ करता था, बल्कि बिहार कल्चर और इकोनॉमी के मामले में हिस्टोरिकली काफी रिच हुआ करता था। बिहार के बोधगया में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राजनीति और कूटनीति के सम्राट चाणक्य और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ। इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, जो कि आज का पटना है। एजुकेशन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला बिहार में ही मौजूद थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें एक हिस्ट्री है, लेकिन प्रेजेंट बिहार की हालत एकदम अपोजिट है। इसे समझने के लिए हमें बिहार के इतिहास को जानना होगा। ब्रिटिश राज में बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। उसमें ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लागू कर रखा था, यानी अंग्रेजों ने बिहार में कुछ जमींदार बिठाए। ये जमींदार लोगों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक फिक्स्ड रेवेन्यू लिया करते थे। इसी फिक्स्ड रेवेन्यू की वजह से उनके पास ये इंसेंटिव नहीं था कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, कुछ इनोवेशन लाया जाए जिससे इनकम बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जहां पर अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी सिस्टम जारी किया था। इसी रैयतवाड़ी सिस्टम की वजह से टैक्स कलेक्शन भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रपोर्शन में हुआ करता था। इसलिए वहाँ के जो जमींदार थे वो एग्रीकल्चर में इनोवेशन करने की कोशिश करते थे, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। इंडिपेंडेंस के समय से ही बिहार में एक और प्रॉब्लम रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। पिछले 70 सालों में बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसको अगर आप पंजाब जैसे प्रॉस्परस स्टेट से कंपेयर करोगे तो उनका नंबर सिर्फ 14 है, जो कि बिहार से तकरीबन आधा है। और मॉडर्न बिहार की कहानी को समझने के लिए मॉडर्न बिहार के 4 सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जानना जरूरी है। पहले लीडर्स हैं श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें बिहार में श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। श्री बाबू 1946 से 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिहार के अंदर कई बड़े इनिशिएटिव्स लिए, जैसे बरौनी केमिकल फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, हैवी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हटिया, बरौनी डेयरी, एशिया की लार्जेस्ट रेलवे यार्ड। अपने 15 साल के कार्यकाल में श्री बाबू ने कोशिश की इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नींव रखी जाए बिहार में।
जिससे बिहार आगे जा सके। लेकिन इस डेवलपमेंट में बिहार के आगे कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स था 1952 का सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक आप भारत में कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती थी। गोल ताकि भारत के सभी स्टेट्स को बराबरी से नेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस मिले। लेकिन बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इस वजह से सभी फैक्ट्रियाँ कोस्टल एरियाज़ में लगना शुरू हो गईं, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस हो सके। इससे बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की पोटेंशियल कम हो गई। इससे बिहार की डेवलपमेंट थोड़ी स्टैग्नेट हो गई। इस वजह से बिहार में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी शुरू हुआ। सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट आया 1960s और 70s में, जिससे बिहार के और इंडिया के कई पॉलिटिकल लीडर्स निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी। इस स्टूडेंट मूवमेंट में से एक बड़े पॉलिटिकल फिगर बहुत पॉपुलर हुए बिहार में, जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। 1970s के बाद बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को लालू प्रसाद यादव ने भरा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय कास्ट के बीच में इक्वलिटी की बात करते थे। इवन उन्होंने एक नारा दिया कि सोसाइटी में विकास नहीं, सम्मान चाहिए। 1990 में लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस इक्वलिटी की लालू प्रसाद यादव बात करते थे, उस इक्वलिटी की बात को वो चीफ मिनिस्टर बनते से ही भूल गए। लालू यादव ने अपर कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक नारा निकाला, भूरा बाल साफ करो, जिसमें वे भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण्स कम्युनिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। और लालू जी जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे, वो है बिहार में जंगल राज का कल्चर क्रिएट करने के लिए। लालू यादव की गवर्नमेंट में बिहार को बेसिकली गुंडे चला रहे थे। इस गुंडा राज में सबसे बड़े गुंडे थे साधु यादव और सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के साले थे। इमेजिन कीजिए कि जो बंदा स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है, उसके साले ही स्टेट के सबसे बड़े गुंडे हैं। क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने के साथ साथ लालू यादव नक्सल्स को भी काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। उन्हीं नक्सल्स को जो सिपाहियों और सिविलियंस पर अटैक किया करते थे। और देखिए, जहाँ क्राइम होता है वहाँ करप्शन तो होगा ही, चाहे वो 950 करोड़ का चारा घोटाला हो, 3300 करोड़ का सृजन स्कैम हो, 2016 का टॉपर स्कैम हो। और अनफॉर्चुनेटली इस जंगल राज में सबसे बड़ा ये हुआ कि बिहार की पूरी रेपुटेशन एक क्राइम स्टेट की बन गई। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिहार में 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 17% बढ़ गया है। इवन जर्नलिस्ट के ऊपर पिछले कुछ सालों में कई अटैक्स हुए हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। पर तो नीतीश कुमार ने ये तक बोल दिया था कि हाईवेज बनाने का फ़ायदा क्या है, गरीब आदमी हाईवे तोड़ी ना खा सकता है। नीतीश कुमार 2005 से 2010 तक बीजेपी के साथ थे। साल 2014 में नीतीश ने रेजिग्नेशन दी और 2015 में आरजेडी के साथ अलायंस बनाया। 2017 में फिर से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और साल 2022 में फिर से बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया। और अब 2024 में जस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। रोजगार के मामले में भी बिहार का काफ़ी बुरा हाल है। लास्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5% है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है बिहार में किसी भी बड़ी इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल कंपनी का ना होना, जिस वजह से बिहार के मोस्टली स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS भी बिहार से ही निकलते हैं। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के ऑलमोस्ट 50 लाख से भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं। बिहार की करेंट पॉपुलेशन 13.7 करोड़ है। नीति आयोग की 2023 की एक रिपोर्ट में बताया कि 26.59% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। आज के बिहार की एजुकेशन सिस्टम की हालत तो आपको पता ही है। पिछले दिनों बिहार की गवर्नमेंट ने एक साथ 1,22,000 टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बट जब न्यूज रिपोर्टर्स द्वारा उन्हीं टीचर्स से कुछ बेसिक सवाल किए गए तो उनके जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अब हमारे देश का उपराष्ट्रपति आपका हमारे देश के उपराष्ट्रपति देश के उपराष्ट्रपति अब ऐसा बात बोलते हैं कि इनफैक्ट 2017 में 12 लाख में से 8 लाख स्टूडेंट 12th क्लास की एग्जाम ही फेल कर गए थे। इसके अलावा बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और जातिवादी बिहार का पिछड़ा होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। यानी लोग आज भी जाति और धर्म के नाम पर वोट डालते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि आने वाली गवर्नमेंट है वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इनोवेशन करेगी। बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना दूर नहीं था।
बल्कि कुछ दशक पहले तो ये मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था और धान व गेहूं की खेती बिहार में बड़ी संख्या में की जाती है। बिहार के अंदर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम इस कारण से है, बिहार की जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत छोटी हैं। बिहार भारत के लैंड मास का 3% है और भारत की 10% पॉपुलेशन उसी 3% लैंड मास पर रहती है। और छोटे लैंड प्लॉट होने की वजह से मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी कम होती है और इनकम भी बहुत कम होती है। बिहार की गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, अपने स्टेट में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करे, कंसोलिडेट करे लैंड होल्डिंग्स को, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बड़े लैंड होल्डिंग पर एग्रीकल्चर कर सके, मॉडर्न इरिगेशन और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सके, इससे आसपास के लोगों को जॉब दे सकें और उनकी इनकम बढ़ा सकें। बिहार को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जिनके पास एक क्लियर विजन हो कि हम बिहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिहार के पास इतनी फर्टाइल ज़मीन है तो भैया टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो विजनरी लीडर्स की। बहुत बहुत धन्यवाद।